नमस्कार, मैं रितेश कश्यप 5 जनवरी से। बंगाल में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। दूसरे चरण का चुनाव यानी 29 तारीख का जो चुनाव है, 29 अप्रैल का, वो चुनाव बचा हुआ है। बहुत ही जबरदस्त मतदान हुआ, 90% भी पार कर गया। इस सारे चुनावों में, बंगाल के चुनाव में एक विषय बहुत गहराया हुआ है, जहाँ पर बात हो रही है बहिरागत की। बहिरागत यानी बाहर से आए हुए लोग। ममता दीदी का कहना है कि बाहर से आए हुए लोग जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं या अन्य प्रदेश के हैं, ये सारे लोगों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तो इसी पूरे विषय पर, बहिरागत के मामले पर हम लोग समझने के लिए आए हैं। हमारे साथ है विकास जी, बंगाल के हर विषयों पर ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं। तो हम इनसे आज बात करेंगे कि दादा, बहिरागत की राजनीति कितना इम्पोर्टेंट है, बहिरागत का मतलब क्या है? देखिए, बहिरागत के बारे में जो आपने बताया, तो जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो तो यही है, जो बाहर से आया हुआ हो। पश्चिम बंगाल में यह जो बहिरागत की राजनीति है, इसका जो मूल है वो है कल्चरल मार्क्सिज्म। वर्तमान का जो शासक दल है वो इसका लाभ ले रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो मूल है वह कल्चरल मार्क्सिज्म है। कल्चरल मार्क्सिज्म जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करता है, मतलब जो एकेडमिक्स हो, जर्नलिस्ट हो, जजेस हो, जुडिशरी हो, ये जो सब इंस्टीट्यूशंस है, इनके माध्यम से समाज में एक ऐसा भाव है, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहां बिना गोली चले, बिना एक बूंद खून बहे परिवर्तन हो जाए, मतलब सत्ता के जो अधिष्ठान है वहां पे कब्जा हो जाए। तो बहिरागत को एक टूल्स के रूप में पश्चिम बंगाल में क्यों व्यवहार किया जा रहा है, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ये हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। भारत का जो विभाजन हुआ, मूलतः इधर से बंगाल प्रोविंस और उधर से पंजाब, ये दो का विभाजन होता है। अपने पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल प्रोविंस पे थोड़ा फोकस करते हैं। 1941 का जो सेंसस है उसके हिसाब से कोलकाता में लगभग 23% मुस्लिम पॉपुलेशन था, और उस समय एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो भारत के विभाजन की प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल, बंगाल प्रोविंस जो है बना। उस समय सुहरावर्दी का जो पूरा किस्सा है हम लोग जानते हैं, द ग्रेट कोलकाता किलिंग कहते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है ये ग्रेट कैसे है। ये मैसेकर है, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़े जो मैसेकर्स हैं उसमें से एक है। इसमें 1 लाख से 3 लाख, अलग अलग जो विद्वान है अलग अलग रिपोर्टें आती हैं, 1 लाख से 3 लाख मुसलमानों को मोबिलाइज करवाया। सत्ता का जो केंद्र था सुहरावर्दी, उसने मुस्लिम लीग का जो नेशनल मुस्लिम गार्ड था उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो कोलकाता किलिंग में जो पहले 2 दिन जबरदस्त कत्लेआम हुआ, हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, लाशों से पूरा शहर लपट गया था। उस समय जो रिटेलिएट किया गोपाल मुखर्जी के नेतृत्व में, जिन लोगों ने रिटेलिएट किया उनमें सबसे अधिक संख्या में जो लोग थे, तथागत राय की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, तो उसमें वो कहते हैं कि जो यूपी, बिहार, तब तो झारखंड नहीं था, बिहार, झारखंड, वर्तमान की दृष्टि से देखें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जो बाहर से आए हुए लेबर क्लास के लोग थे, वो लोग गोपाल मुखर्जी के साथ में खड़े हुए, हथियार उठाए और उन्होंने रिटेलिएट किया। उसके बाद ये जो पॉलिटिकल इस्लाम की जो शक्ति है, उनको लगा कि भाई अब हम मार खा रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए, और फिर जो है इसको बंद करवाया गया। तो मेजर जो रिटेलिएशन वाली पावर थी वह बाहर से आए हुए लोग थे, और कोलकाता किलिंग को बंद करने के लिए वो बाध्य हुए। दूसरा दूसरे प्रदेश, हाँ, अगर आज की भाषा में कहे तो वो बहिरागत थे। तो स्थानीय नेतृत्व का जो मसल्स पावर था उसको सहयोग दिया। ये जो आज की भाषा के बहिरागत लोग हैं वो ममता दीदी का जो भाषा है, टीएमसी की जो भाषा। हाँ, अभी कोलकाता किलिंग जब बंद होता है तो उसके बाद ये 16 अगस्त की बात है, अक्टूबर में, कोजागरी पूर्णिमा के समय में अक्टूबर में नोआखाली का चयन किया जाता है। नोआखाली का चयन करने के पीछे डेमोग्राफी का जो नेचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। 1941 का ही सेंसस है, उसके हिसाब से लगभग 18% जो जनसंख्या थी नोआखाली की, वो केवल हिंदू थे।
नहीं तो 81 से 82% मुस्लिम थे नोआखाली में, इसीलिए उसका चयन किया गया था। और यह जो 18% थे ये भी स्कैटर्ड थे, ऐसा नहीं है कि किसी जिले में सभी जो है एक जगह कंसंट्रेटेड है। तो हिंदू जो है स्कैटर्ड थे। तो जहां 10 से 15% की पॉपुलेशन थी, जहां हिंदू माइनॉरिटी बहुत दुर्बल थी, वहां टारगेट किया गया। जो कम्युनिकेशंस थे, मतलब जो सड़क मार्ग था, जो जल मार्ग का कम्युनिकेशन था, इसको बाधित कर दिया गया। सड़कें तोड़ दी गई, जो छोटी पुलिया थी वो तोड़ दी गई। सेना से जो रिटायर्ड मुस्लिम जवान थे, जिनको मिलिट्री की ट्रेनिंग है, वो एक्सपर्ट है कम्युनिकेशन तोड़ने में, ब्लॉक करने में, किलिंग में, ये सभी मशीनरी जो है काम में लगाई गई। देखिए क्या है, दुनिया का जो भी मुस्लिम डायस्पोरा है उसमें पॉलिटिकली सबसे अधिक अवेयर और सक्सेसफुल अगर कोई मुस्लिम डायस्पोरा है तो वह है बंगाली मुस्लिम। इन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को हमेशा सफलता के साथ लॉन्च किया और उसको प्राप्त किया है। अगर पूरे बंगाल प्रोविंस को देखें, मतलब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जो दोनों को मिला दे तो जो बंगाल प्रोविंस बनता है, इसमें आज देखिए मेजर जो रिसोर्सेज है उस पे स्टेक किनका है, बंगाली मुस्लिम का है। तो ये पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो पॉलिटिकली रिसोर्सेज पे कब्जा करना। आज पश्चिम बंगाल के 23 जिले में 3 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी के हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर। मुर्शिदाबाद तो 66%, 66 पॉइंट समथिंग है, ये भी 2011 का है। अगर आज की भाषा में देखें तो 70% के आसपास प्रोजेक्टेड वैल्यू है। 35% से अगर ऊपर देखें, 50% से ऊपर 3 जिले, 35% से ऊपर अगर हम जाएं तो नदिया आ जाएगा, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम। कोलकाता में अगर प्रोजेक्टेड डेटा देखा जाए तो लगभग 23%, 21 से 23% मुस्लिम आबादी आज के समय में है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 20%। तो 1946 में कोलकाता का मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 23% था और प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2026 का देखा जाए तो भी 23% है। तो उस पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफी का जो लेवल है वहां आज फिर हम रीच कर गए। उस समय सुहरावर्दी था, आज भी कोलकाता का जो प्रथम नागरिक है वह एक मुसलमान है और उनकी जो भाषा है वो इस्लाम की दावत देते हैं। रिलीजन कुछ भी हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में रिलीजन कुछ भी हो, बट जो नेचर ऑफ डेमोग्राफी है, जो उनकी जो मंशा है, उनके जो विचार हैं, जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, मन में क्या है वो तो अलग बात है, जो पब्लिक डोमेन में आते हैं वो दावत इस्लाम देते हैं। उर्दू में लोग बोलेंगे, ऐसा जो है वो पब्लिक डोमेन में बोलते हैं। नहीं, आप एक बात बोले कि उस वक्त जो है 23% मुस्लिम थे, जिस वक्त ये बहुत बड़ा विवाद, हाँ, और आज भी 23% है प्रोजेक्टेड लगभग। तो ये उसी बात को लेकर आप एक इशारा कर रहे हैं, हाँ, कि उस वक्त 23% थे तो इतना कत्लेआम आज भी वहीं पर है, आज भी वो सीन हो सकता है अगर हम सतर्क नहीं हुए तो उस समय जो लोग खड़े हुए थे वह आज की भाषा में बहिरागत है और आज भी उस जगह पर हम खड़े हैं। तो जो कल्चरल मार्क्सिज्म के जो भी टूल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो चाहते हैं कि स्थानीय जो बंगाली हिंदू है उसके साथ शेष भारत का जो हिंदू समाज है संबंध विच्छेद हो जाए, कट जाए। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल इस्लाम का जो एजेंडा है वो उनको अप्लाई करने में, हासिल करने में सुविधा होगी। क्योंकि जो रिटेलिएशन पावर, जो इम्यूनिटी है, आज पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा की जो इम्यूनिटी है वह हिंदुओं की भाषा के स्तर पर, जाति के स्तर पर, पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है उसके स्तर पर, इससे ऊपर उठकर जो यूनिटी है, यही आज हमारी सुरक्षा की गारंटी है। आज हरगोविंदो दास और चंदन दास जो मुर्शिदाबाद में मार दिए गए, अगर उनको सही समय पर चिकित्सा मिल जाती तो भी वो बचने की संभावना थी, लेकिन वह चिकित्सा भी उन तक नहीं पहुंचने दी गई। 1-1.5 घंटा तक वो तड़पते हुए रहे। वह मूर्तिकार थे, वो वामपंथी थे, मतलब सीपीएम के सपोर्टर थे। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन उनका कुछ और है, उनका प्रोफेशन कुछ और है, भाषा कुछ और है, लेकिन इनके साथ पूरे भारत का हिंदू समाज जुड़ता है। और यही जो है, यह कल्चरल मार्क्सिज्म के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि पूरा हिंदू समाज जुटेगा तो जो 1946 की घटना हुई और उसमें रिटेलिएट किया गया, आपको याद होगा अक्टूबर में नोआखाली में जो दंगे होते हैं उसके विरोध में छपरा, मुंगेर, पटना में विरोध होता है। नवंबर 1946 में लाखों लोग
सड़कों पे उतरते हैं इसके विरोध में, और नेहरू जी को इंटरफेयर करना पड़ता है। संभवतः भारत की वो पहली घटना है आजादी से पहले जब भारत की ही जो इंटरिम गवर्नमेंट है वह अपने ही लोगों पर गोली चलाने के लिए, बम बरसाने के लिए जो है अपनी ही मिलिट्री का व्यवहार करती है, ऑर्डर देती है। तो उस समय भी नोआखाली में इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, नेहरू जी के। हाँ, 1946 में दो बड़ी घटनाएं होती हैं। एक कोलकाता किलिंग, इसमें भी जो प्रतिरोधक शक्ति के रूप में जो लोग आते हैं, स्थानीय हिंदू बंगाली नेतृत्व जिसका चेहरे हैं अपने गोपाल मुखर्जी, जिनको वामपंथी गोपाल पाठा कहते हैं। पाठा इन द सेंस जिसकी बुद्धि नहीं है, मोटा बुद्धि है, लेकिन उनका मूल नाम गोपाल मुखर्जी है। उनके साथ जो लोग खड़े होते हैं वह भी बाहर से आए हुए लोग थे जो हथियार उठाते हैं, लेबर क्लास के अधिक लोग थे। 1946 में अक्टूबर में जो नोआखाली में घटना होती है उसका जो विरोध शुरू होता है, और विरोध मतलब सिर्फ रास्तों पर उतरना नहीं, रास्ते पर उतरने के साथ साथ जिसमें वहां जैसा हुआ था वैसे ही जैसे को तैसा का जवाब जब बिहार में दिया जाने लगा, तो यह एक मैसेज बहुत तेज वहां पहुंचा कि भाई अगर यहाँ पर हम नहीं रोकेंगे तो पूरे भारत में ऐसे जो है दंगे शुरू हो जाएंगे और लोग मारे जाएंगे। तो जाकर के नोआखाली के जो लोग थे वो शांत हुए। ऐसे शॉर्ट भाषा में हम कहते हैं कि ठीक है वहां गांधी जी गए, ऐसे प्रयास हुए, सब ठीक है, लेकिन जो मूल बातें हैं वो यही है कि जब मार के बदले मार मिलने लगी तो जाकर के वो मैसेज कहा कि नहीं भाई रोकना पड़ेगा। अब आज की स्थिति में अगर स्थानीय जो हिंदू समाज है वह भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर अलग हो जाता है तो हिंदू बंगाली के साथ शेष भारत खड़ा नहीं हो पाएगा। यही आज का जो कल्चरल मार्क्सिस्ट है वो चाहता है, जिसको अभी यही जो है लोग कहते हैं वो जमात पक्ष है। तो उनका मूल उद्देश्य है कि वर्तमान के पश्चिम बंगाल को, जिसके 23 जिलों में 3 जिले मुस्लिम मेजोरिटी में आ चुके हैं, 5 जो है उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर 11 जिले ऐसे हैं जहां वोट की दृष्टि से डिसाइडिंग फैक्टर जो है मुस्लिम वोट है। इसलिए आज आप देखेंगे कि जो वर्तमान शासक दल है जब वो अपनी वोटों की गणना कर रहा है या उनके जो समर्थक है वो सीधे कहते हैं कि आप ये नहीं हासिल कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां मुस्लिम वोट अधिक है। मतलब उनको ऐसा लगता है मुस्लिम वोट दैट मींस कि हमारे जीतने की गारंटी, पॉकेट वोट है। हाँ, पॉकेट वोट है, जीतने की गारंटी है। तो अगर हिंदू को काट दिया और मुस्लिम वोट हमारे साथ आ गया तो ठीक है, पॉलिटिकली तो हम जीत सकते हैं, बट सोशली क्या होगा, कल्चरली क्या होगा, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का क्या होगा। तो हमको विचार करना पड़ेगा कि हम ये जो बहिरागत का जो कंसेप्ट है, यह कल्चरल मार्क्सिज्म का जो कंसेप्ट है, यह आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स है, इससे ऊपर उठ करके हिंदू यूनिटी पर हमको फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आप जैसे आपने बताया कि कल्चरल मार्क्सिज्म को लेकर के कि एक उस सोच को आगे बढ़ाते हुए भाषावाद में लोगों को बांट दिया गया, क्षेत्रवाद में लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर जब ये तो हो गया मुस्लिम जो यहाँ के मुसलमान हैं उनके प्रति जो लोगों की प्रेम है कल्चरल मार्क्सिज्म के तहत, वो तो समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये प्रेम कहाँ पर आ रहा है, ये कौन सा राजनीति है जब हमको बांग्लादेशी घुसपैठ जब यहाँ आता है उसको रोकने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। उसको पहली बात तो ये लोग रोकना नहीं चाहते क्योंकि वह उनकी सहयोगी शक्ति है। आज पूरे भारत में कहीं भी जब कोई आतंकवादी उग्रवादी पकड़ा जाता है तो मैक्सिमम लोगों के आधार कार्ड यहाँ के मिलते हैं, लेकिन वह भारतीय नागरिक नहीं है। दूसरा, ये आइडेंटिटी को लेके जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, बंगाली मतलब हिंदू या मुसलमान, लेकिन बंगाली मनीषियों को अगर हम पढ़ते हैं, जैसे मुझे याद है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास में कहते हैं कि बंगाली और मुसलमानों में फुटबॉल का मैच हो रहा है। दैट मींस कि मुसलमान एक अलग आइडेंटिटी है और बंगाली दैट मींस कि हिंदू बंगाली। तो यह आइडेंटिटी को जो है घालमेल करना, ये भाषा के आधार पर हिंदू मुसलमान एक है, ठीक है, रहना चाहिए, लेकिन हमें यही फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई करना चाहिए। तो एक तो वो रोकना नहीं चाहते हैं क्योंकि वह जितनी अधिक संख्या में बांग्लादेश से अनुप्रवेशकारी यहाँ आएंगे वो तो इनके वोटर होंगे ना, क्योंकि जैसे ही वो सीमा पार करते हैं उनका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब बन जाता है। आज कश्मीर का मुसलमान भी जो है अगर आप साउथ 24 परगना में जाएंगे तो वहाँ के स्थानीय लड़कियों के साथ शादी करके है। तो उनकी संख्या जितनी बढ़ेगी यहाँ पॉलिटिकल पावर जो है इनके पास ज्यादा रहेगा, इसलिए वो तो इसको रोकना ही नहीं चाहते।
अगर रोकना चाहते तो बार फेंसिंग का जो काम है वह भी हो गया होता। स्थानीय जो प्रशासन है, जब भी कोई बाहर से आता है, बांग्लादेश से आता है, तो पहचानना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जब जैसे वो मुंह खोलेगा, उसकी बांग्ला जो है अलग होती है। स्थानीय जो हिंदू बांग्ला बोलता है और जो बांग्लादेश से आए हुए जो लोग बांग्ला है, उनके टोन जो है अलग होते हैं, वो स्पष्ट समझ में आता है। स्पष्ट समझ में आता है। तो ये तो हो गया एक समस्या कि कैसे मुस्लिम को हम तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से हिंदुओं पर एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अब आता है बात हमारा कि इस पूरे समस्या का, अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है? यह जो समस्या है, इसका एक शब्दों में कहा जाए, समाधान है दल, प्रांत, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके हिंदू यूनिटी। हिंदू यूनिटी हिंदू के पक्ष में, किसी के विरोध में नहीं, किसी को हानि करने के लिए नहीं, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। आज जैसे यह जो डेमोग्राफी है, इस डेमोग्राफी का जो नेचर है, इसको और थोड़ी गहराई से देखें तो जितने भी रेलवे स्टेशन है मेजर, चाहे कोलकाता हो, हावड़ा हो और सियालदा हो, उसके आसपास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, उस डेमोग्राफी का जो नेचर है वह एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको टारगेट कर ये लोग जो है टारगेट करते हैं। आप पोर्ट इलाके पे चले जाइए, वहां भी जो इंडस्ट्रियल बड़े बेल्ट है, वहां भी आज जो धुलागढ़ की घटना जो है 2-3 साल पहले हुई थी, दंगे हुए थे, तो सभी जो कम्युनिकेशंस के मीडियम है, सेकंड जो हुगली ब्रिज है, उसके इस साइड और उस साइड, दोनों साइड में बस्तियां जो है, ये कोई नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, यह स्ट्रेटेजिकल डेमोग्राफिक जो है एस्टेब्लिशमेंट वहां पे बसाई गई है। दूसरा क्या है, जो स्थानीय हिंदू है वह लेबर मार्केट में compete कर रहा है। सस्ते लेबर, जो बाहर से लोग जो बांग्लादेश से आते हैं, उनको कोई भी काम दे दीजिए, कितने रुपए में भी वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको जस्ट यहाँ इन्फिल्ट्रेट करना है। और जो स्थानीय समाज है वह तो वाजिब आपसे दाम मांगेगा, सही काम मांगेगा। तो इन सभी समस्याओं को अगर हम समाधान करना चाहते हैं तो कल्चरल मार्क्सिज्म के इस विषय को हमको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल इस्लाम और कल्चरल मार्क्सिज्म, ये दोनों एक साथ एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और इनका एकमात्र तोड़ है हिंदू यूनिटी। हिंदू मतलब आपकी भाषा कुछ भी हो, आपका प्रांत कुछ भी हो, जो यहाँ रहता है, यहाँ के सुख दुख में शामिल है, वह हमारा है और हमें उसके साथ अपनत्व का व्यवहार करते हुए पूरे भारत के साथ जुड़ के रहना है। क्योंकि पश्चिम बंगाल अलग कोई राष्ट्र नहीं है, अलग कोई देश नहीं है। यह जो सब नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो डेवलप किया जा रहा है, यह नेशनलिस्टिक व्यू से, राष्ट्रीय दृष्टि से खतरनाक है, पश्चिम बंगाल के लिए ठीक नहीं है। इसमें विकास जी एक सवाल और होता है, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बहिरागत को लेकर, कल्चरल मार्क्सिज्म को लेकर के, बंटवारे को लेकर के, कि लोग एक दूसरे को कैसे बांट रहे हैं। लेकिन बहिरागत सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार के लोग हैं, हम यहीं पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है, या हम लोग भी जहाँ से भी देखते हैं, कभी कोई बोलता है वो फलना विधानसभा का है, वो या इस विधानसभा का नहीं है, कोई बोलता है वो उस जिले का है। ये सिर्फ बहिरागत की बात करें तो सिर्फ दूसरे प्रदेश की बात नहीं है, वो स्थानीय स्तर पर विधानसभा और लोकसभा में भी दिख जाता है। तो ऐसा भी यहाँ भी दिखता है एकदम। यहाँ भी ये जो बहिरागत का कंसेप्ट है, ये बेसिकली शुरू तो हुआ था कि पश्चिम बंगाल से बाहर से आए हुए लोगों को पहले आइडेंटिफाई किया, लेकिन इस चुनाव में जो हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं, अगर कोई केएमसी 50 नंबर का व्यक्ति है, वोटर है, अगर वो बड़ानगर में जाता है, वहां कंटेस्ट करता है, वहां खड़ा होता है, तो लोग उसको बड़ानगर में बहिरागत कहते हैं। वह बंगाली है, यहीं का है, सिर्फ उसका वार्ड बदल गया है, विधानसभा बदल गई है, तो एक विधानसभा का जो वोटर है वो दूसरी विधानसभा में बहिरागत कहला जाता है। तो हम इसको कितने नीचे तक ले जाएंगे? तब तो ऐसा लगता है कि अगर हम अपने घर से बाहर निकले, रास्ते पर आ गए, तो हम बहिरागत हो गए। अगर घर में नहीं है तो बहिरागत। हाँ, अगर हम अपने घर में नहीं है, बाहर आ गए, तो हम बहिरागत हो जाएंगे, क्योंकि एक विधानसभा का व्यक्ति अगर दूसरे विधानसभा में लड़ता है, वो इसी प्रांत का है, वही बांग्ला भाषा बोलता है, और आप उसको बहिरागत करते हैं और कहते हैं और उसके अगेंस्ट में कैंपेन चलाते हैं कि भाई ये बहिरागत है। तो क्या सिर्फ एक ही दो लोग ऐसे हैं इस प्रांत में जो पूरे पश्चिम बंगाल के अपने हैं और सभी जो है बहिरागत हो जाते हैं अपने घर से बाहर निकलने के बाद, अपनी विधानसभा से बाहर निकलने के बाद? तो वास्तव में क्या यह हिंदू बंगाली को तोड़ने की एक साजिश है,
लेकिन अस्तित्व की लड़ाई जो है यहाँ चल रही है। इसीलिए लोग डेमोग्राफी के इस नेचर को और इस पॉलिटिक्स के उद्देश्य को अच्छे से समझ रहे हैं। तो बात सही कहा विकास जी ने कि ये सिर्फ हिंदू और बंगाली की बात नहीं है, हम झारखंड में भी ऐसा देखने को मिलता है कि एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा जा रहा है अगर कोई व्यक्ति लड़ने के लिए, तो उसको वहां से बाहरी, एक्चुअली क्या है ना कि कल्चरल मार्क्सिज्म, मेरे हिसाब से कल्चरल मार्क्सिज्म लोगों के जहन तक उतरता जा रहा है। ऊपर से ट्रेनिंग मिल रही है और नीचे भी छोटी छोटी राजनीति को लेकर के वार्ड के अंदर तक पहुंच रहा है कि वो इस वार्ड का व्यक्ति नहीं है, हम उसको क्यों चुनाव लड़ने थे, वो इस विधानसभा का नहीं है, हम उसको क्यों लड़ने थे, वो इस जिले का नहीं है, हम क्यों लड़ने थे, वो इस राज्य का नहीं है, हम क्यों लड़ने थे। तो इतना दूर तक बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, राजनीति करने वालों को जो राजनीति सूट करती है वो उसका अपना अपना तर्क पेश करते हैं। तो विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसी लगी ये बातचीत जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। विकास जी के साथ मैं रितेश कश्यप, 5 जनवरी। नमस्कार।